हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जो लिटरेरी टर्म्स हैं और उनको याद करना बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी। इसमें आपको पिक्चर्स के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये एक तरीके के हम इसके 10 सेशंस ही लेंगे। 10 सेशन में आपके जितने भी डॉक्टर रंजीत सिंह की जो बुक है टीजीटी की, उसमें जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं उनको हम कंप्लीट करवा देंगे। क्योंकि मैं एक साथ इतना बड़ा मैराथन क्लास नहीं बना सकती, बिकॉज मुझे भी पढ़ना होता है, अपना भी मेरी पढ़ाई-लिखाई चल रही है, मैं अपना भी पढ़ती लिखती हूँ। तो इस वजह से मैं इतना आपको 10 सेशंस में पूरे जितने भी लिटरेरी टर्म्स इन्होंने करवाए हैं, वो आपको कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हम डॉक्टर रंजीत सिंह के यूपी टीजीटी के लिटरेरी टर्म्स को कंप्लीट करेंगे, जिसको कि हमारा टारगेट है यूपी टीजीटी को क्लियर करना। तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। फर्स्ट जो आपको यहाँ पे टर्म दिख रहा है लिटरेरी टर्म, वो है एक्रोनियम। तो एक्रोनियम क्या होता है? एन एक्रोनियम इज अ वर्ड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द फर्स्ट लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। यानी कि किसी चीज का पूरा नेम है, ठीक है, बहुत बड़ा नेम है, तो हम क्या करते हैं, तो उसमें हर मतलब वर्ड का जो पैटर्न होता है, ये वर्ड है तो इससे हमने पहला वर्ड निकाल लिया, देन उससे दूसरा वर्ड निकाल लिया, तीसरा, इस तरीके से हम एक नया वर्ड फॉर्म करते हैं। यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म जो है ना, वो फॉर्म करते हैं। एक्रोनियम और ऑफन प्रोनाउंस एज अ सिंगल वर्ड, और हम इसे सिंगल वर्ड की तरह प्रोनाउंस करते हैं। दे आर कॉमनली यूज इन अ टेक्निकल फील्ड सच एज साइंस, टेक्नोलॉजी एंड द मिलिट्री एज वेल एज द गवर्नमेंट, स्लैंग एंड पॉप कल्चर। इस तरीके के, जैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज में LOL करके हम यूज करते हैं, तो लाफ, लॉट्स ऑफ लाफ के लिए LOL खाली निकाल के। इसी तरीके से देखिए पिक्चर आपके सामने है नासा। सॉरी। तो जो नासा है ना, तो नासा को हम एज ए नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पूरा नेम बजाय बोलने के बजाय हमने सिर्फ नासा यहाँ पे निकाल लिया, तो नासा ही हम बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट जो वर्ड है, फर्स्ट लेटर जो है, हमने हर वर्ड से निकाल लिया। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से एक्रोनियम होता है। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है, ये है यूनेस्को। यूनेस्को भी हम बोलते हैं, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इतना लंबा बोलने से अच्छा है कि हमने शॉर्ट फॉर्म निकाला यूनेस्को, तो यही एक्रोनियम होता है। तो समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट कि एक्रोनियम क्या होता है। होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक्ट्स तो सबको पता है कि एक्ट्स क्या होते हैं। तो किसी भी प्ले में जो एक स्ट्रक्चर होता है कि प्ले कितने भागों में डिवाइडेड है, तो वो हमारा एक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक्ट होता है और सीन क्या होता है, तो यही एक्ट जो है ये डिवाइड होता है कुछ सीन्स में, कुछ डिवीजन इसमें किया जाता है, जिससे एक कहानी एक रिदम में चलती रहे ना, हौच पौच ना हो। एक डायरेक्शन, यूनिटी, प्लेस का जो एक्शन होता है, 3 यूनिटीज बताई गई हैं ट्रेजेडी में कि एक्शन का, प्लेस का और क्या बोलते हैं टाइम का एक पूरा यूनिटी हो, है ना, कोई भी प्ले परफॉर्म करने में। तो देखिए इस तरीके से समझिए कि ये पूरा जैसे कि ड्रामा है, ठीक है। ड्रामा, इसी के अंदर क्या आएंगे? एक्ट आएंगे, और एक्ट के अंदर क्या आएंगे? सीन आएंगे। तो इस तरीके से होता है एक्ट सीन का कॉन्सेप्ट। ओके, होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया। वो एक्ट आर द मेजर डिवीजन ऑफ अ प्ले। प्ले का मेजर डिवीजन होता है, एंड ईच एक्ट यूजुअली लास्ट 30 से 90 मिनट्स के होते हैं। एक्ट कंटेन्स अ मेन एक्शन। इससे मेन एक्शन परफॉर्म होता है, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्प्लिकेशन, क्लाइमेक्स एंड रिजोल्यूशन इसमें दिखाई देता है, ठीक है। अब एस्थेटिज्म क्या है? तो ये एक तरीके का मूवमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एस्थेटिज्म ऑल्सो नोन एज द एस्थेटिक मूवमेंट वाज एन आर्ट मूवमेंट। ये एक तरीके का आर्ट मूवमेंट था जो कि 19th सेंचुरी में आया था, जो कि वैल्यू करता था अपीयरेंस ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक, फॉन्ट्स, आर्ट। और इसके मतलब ये क्या, ये जो आर्ट है, ये म्यूजिक है, ये किस तरीके से वर्क करती है, इसके बजाय ये सिर्फ कि ये कैसे फॉर्म हुई है, कैसे बनाया है, इसकी सुंदरता पे ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है। इनका कहना ये था कि जो अकॉर्डिंग टू एस्थेटिज्म क्या था कि आर्ट शुड बी प्रोड्यूस टू बी ब्यूटीफुल रेदर देन टू टीच अ लेसन। यानी कि इसको ब्यूटीफुल तरीके से प्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई लेसन आपको टीच करना चाह रहा है। देखिए इसका मतलब एक स्लोगन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखिए, आर्ट फॉर आर्ट से, यानी कि आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए है। अब इसमें नोटेबल राइटर्स आपको वॉल्टर पेटर, ऑस्कर विल्ड मिल जाएंगे, और ये फ्लोरिस्ट हुआ था 1870 से लेके
80s के बीच में ये मूवमेंट हुआ था। देखिए एग्जांपल समझिएगा, ये जो आर्ट आपको दिख रही है ये पिक्चर, इस पिक्चर का बेसिकली कोई मतलब नहीं है, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ब्यूटी दिख रही है कि हाँ, देखो कैसे आर्टिस्ट ने ये बनाया कैसे है, तो ये सोचने पे मजबूर करे, यानी कि आर्ट को सिर्फ आर्ट के लिए समझना, ये होता है एस्थेटिज्म और एस्थेटिक मूवमेंट। एक और ये देखिए पिक्चर, इसका भी कोई बेसिकली मतलब नहीं दिख रहा है, लेकिन एक तरीके का आर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये बना है। ओके, नेक्स्ट देखिए अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है? अफेक्टिव फैलेसी इज अ टर्म फ्रॉम लिटरेरी क्रिटिसिज्म यूज्ड टू रेफर टू अ सपोज्ड एरर और जजिंग और इवैल्यूएटिंग अ टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इमोशनल इफेक्ट ऑन अ रीडर। देखिए जो अफेक्टिव फैलेसी होता है उसमें एक तरीके का एरर ऑफ जजमेंट होता है कि जो इफेक्ट पड़ेगा रीडर के ऊपर, उसके इमोशनल इफेक्ट को ध्यान रखते हुए जो एरर आता है लिखने में, उसको इफेक्टिव फैलेसी बोलते हैं। इसको मतलब कॉइन किया था, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू के विमसैट और मॉनरो बियर्डसले ने 1949 में अपना जो न्यू क्रिटिसिज्म में इसको इंक्लूड किया गया था। और ये इसी के साथ ही साथ इन्होंने द इंटेंशनल फैलेसी, यानी कि जो कि राइटर ये मतलब जानबूझ के फैलेसी करता है कि वो ये सोचता है कि मतलब मैं ये चीज लिखूंगा तो इसका क्या कॉन्टेक्स्ट पड़ेगा, रीडर को भी ध्यान में रख रहा है, सारी चीजें रख रहा है, इसकी वजह से जो एरर आता है वो इंटेंशनल फैलेसी होता है, ये राइटर्स के द्वारा आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फैलेसीज दो तरीके की होती हैं, समझ में आ गया होगा। इंटेंशनल फैलेसी इज व्हेन वन कंफ्यूज द मीनिंग ऑफ अ वर्क विद द ऑथर्स purported इंटेंशन एक्सप्रेस टू लेटर डायरीज इंटरव्यूज फॉर एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटेंशनल फैलेसी होता है उसका जो मीनिंग होता है वो राइटर किस तरीके का है ये सोच के ही उसको पढ़ने का तरीका बदल जाता है, इससे आता है क्या कहते हैं फैलेसी आता है। Affective fallacy is the erroneous practice of the interpreting text according to the psychological or emotional responses of readers, confusing the text with its result. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है अफेक्टिव फैलेसी में जो राइटर होता है वो रीडर्स के साइकोलॉजिकल इमोशनल रिस्पॉन्सेस को ध्यान में रख के जो गलतियां करता है वो अफेक्टिव फैलेसी में आता है। क्लियर? एलिनेशन इफेक्ट क्या होता है? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। द एलिनेशन इफेक्ट एंड द डिस्टेंसिंग इफेक्ट आर द सेम कॉन्सेप्ट, ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। इन परफॉर्मिंग आर्ट एंड वी क्रेडिटेड टू जर्मन एंड आर क्रेडिटेड टू जर्मन प्लेराइट बर्टोल्ट ब्रेच ने इसको कॉइन किया था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एलिनेशन इफेक्ट या डिस्टेंसिंग इफेक्ट ये दोनों एक चीज है, इनको जो कॉइन किया था वो जर्मन प्लेराइट बर्टोल्ट ब्रेच ने किया था। और जो एलिनेशन इफेक्ट है ऑल्सो नोन एज द डिस्टेंसिंग इफेक्ट इज अ थिएट्रिकल टेक्निक दैट कीप्स द ऑडियंस फ्रॉम बिकमिंग इमोशनली इन्वेस्टेड इन द स्टोरी। देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास है, जैसे कि जो डेली सोप्स होते हैं तो उसमें जो घर की लेडीज होती हैं वो डेली सोप देखती हैं, उनको क्या लगता है ये जो सास बहू वाला झगड़ा होता है ना, तो इससे वो अपने आप को रिलेट करती हैं कि हाँ ये सारी चीजें तो मेरे साथ भी हो रही हैं। ये जो एक सीधी सादी बहू होती है उसको उसकी सास बहुत डांटती है, उसकी जो देवरानी या जेठानी होती हैं वो उसको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, पीठ पीछे उसकी बिचिंग करती हैं। तो ये सारी चीजें आमतौर पर हर घरेलू औरत की जिंदगी में होती है। तो इसी तरीके से यानी दूर से ही हम उस कैरेक्टर के थ्रू फीलिंग्स को अपने ऑडियंस तक पहुंचा सके, उसे रिलेट कर सके, जोड़ सके, तो यही होता है एलिनेशन इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए अलेगोरी क्या होता है? अलेगरी के अलेगोरी या अलेगरी, तो अ स्टोरी प्ले पिक्चर एक्सेट्रा इन विच each character or events is a symbol representing an idea or quality such as truth, evil, death etc. the use of such symbol। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक स्टोरी है, आपने जरूर बचपन में पढ़ी होगी कि जो शेर और चूहे की जो दोस्ती वाली स्टोरी होती है, द लॉयन एंड द माउस एलेगरी। ओके, द वीकेस्ट कैन हेल्प द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि एक बार ये शेर जो होता है इस चूहे को छोड़ देता है, ठीक है, जब इससे रिक्वेस्ट करता है इसको छोड़ देता है, तो चूहा भी क्या होता है एक बार जब ये जेल में ये जो है पिंजड़े में बंद होता है इसे, तो ये चूहा आता है और अपने
नुकीले दाँतों से सारा जाल कुतर देता है। तो एक तरीके से ये इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है कि द वीकेस्ट कैन हेल्प द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि जो कमज़ोर इंसान है वो भी किसी स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान की मदद कर सकता है। यानी कि इससे ये भी समझिए कि तो चींटी जो होती है वो हाथी के सूंड में घुस के उसको तबाह कर सकती है। इसी तरीके से ये एलेगोरी, यानी छोटे-छोटे जो सिंबल्स हैं या कैरेक्टर्स हैं उनके थ्रू आप कोई डीपर मैसेज देना चाहते हैं, वो एलेगोरी में आता है, ठीक है? Allusion क्या होता है? An allusion is a figure of speech that makes a reference to people, place, events और ओके, तो allusion को एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे कि allusion ये होता है कि किसी इंसान को देखा तो उसको किसी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक जो है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उससे आपने रिलेट कर दिया। जैसे कि आपने क्या देखा कि ये जो बंदा है यहाँ से छुप के दिख रहा है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड आ गई, अब मैं जाके उससे मिलूंगा, तो इसको क्या बोला, ही इज रियल रोमियो विद द लेडीज, यानी कि इसके अंदर रोमियो जैसी क्वालिटीज हैं, यानी छुप छुपा के आके मिलने चला आया बालकनी में, जैसे रोमियो चला गया था तो वही ये मौका देख के आ गया रोमियो बनने। तो इसी तरीके से चीजें होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, देखिए लैला मजनू, देखिए लैला रूठ गई है और ये मजनू यहाँ पे मना रहा है। तो जैसे पार्क में जो लड़के लड़कियां बैठे होते हैं तो लोग उनको अक्सर बोल देते हैं लैला मजनू, या फिर किसी की शादी में गए तो वहां पे जो ग्रूम एंड ब्राइड है उसको देखते हैं तो कहते हैं राम सीता की जोड़ी, है ना? तो इस तरीके के जो अलूजन बने हुए हैं तो वो इन्हीं तरीके से है कि एक पार्टिकुलर जो चीज है, पार्टिकुलर जो ट्रूथ है उससे आप रिलेट कर देते हैं, ठीक है, इम्प्लाई कर देते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो चीज है। एम्बिग्विटी क्या होता है? एम्बिग्विटी एम्बिगुअस, है ना? तो ये सारी चीजें को थी एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, यानी कि वर्ड का एक्सप्रेशन, वर्ड और एक्सप्रेशन दैट कैन बी अंडरस्टूड इन टू और मोर वेज, यानी कि एक ही वर्ड को हम कई तरीके से समझ सकते हैं, वो एम्बिग्विटी होती है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे जो आपको ये पिक्चर दिख रही है तो ये एम्बिगुअस पिक्चर है। इसमें आपको एक तरफ पहली नज़र में आपको क्या दिखा? ये ऑप्टिकल एम्बिग्यूटी है, जिसमें आपको पहली नज़र में क्या दिखा कि एक रैबिट है। लेकिन हमने जब दूसरी नज़र से देखा तो ये हमको एक बतख भी दिख रहा है ना? तो इस तरीके का जो होता है ये एम्बिगुअस है, यानी एक ही पिक्चर में आपको 2 मीनिंग्स मिल गई। अनदर साइड इधर देखिए कि आप एक वर्बल एम्बिग्यूटी इस तरीके से कह सकते हैं, ये जो लड़का ये कह रहा है इस लड़की से कॉल मी अ कैब, यानी कि ये कैब बुलाने के लिए कह रहा है। तो लेकिन ये समझ नहीं पा रही, वो कह रही ओके यू आर अ कैब, यानी कि वो इसको इसको ही कैब कह रही है। तो इस तरीके से एम्बिग्विटी होती है, यानी एग्जाम में भी कभी-कभी ऐसा होता है एक ही वर्ड के कई मतलब आंसर्स हो जाते हैं या कंफ्यूजिंग वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं, तो वो एम्बिग्विटी होता है, वो गलती से एरर हो जाता है लिखने में या बोलने में, ठीक है? एनाग्नोरिसिस क्या होता है? द पॉइंट इन अ प्ले, नॉवेल एक्सेट्रा इन विच अ प्रिंसिपल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज और डिस्कवर अनदर कैरेक्टर्स इज ट्रू आइडेंटिटी और द ट्रू नेचर ऑफ देयर ऑन सर्कमस्टेंस, यानी कि एनाग्नोरिसिस वो होता है, यानी किसी नॉवेल, प्ले या मूवी में जो प्रिंसिपल कैरेक्टर होता है वो ये डिस्कवर कर लेता है कि जो अनदर पर्सन है या अनदर जो कैरेक्टर है उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, और जो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यानी जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका रीजन क्या है, तो वो इसका पता लगा लेता है, वही होता है एनाग्नोरिसिस। एनाग्नोरिसिस ओके, एग्जांपल से समझिएगा। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कैरेक्टर आपको मुन्नी का दिख रहा है जो बजरंगी भाईजान में है, तो यानी फर्स्ट जब ये आ जाती है इंडिया में, फंस जाती है यहाँ पे, तो बजरंगी भाईजान के पास होती है, तो वो जब इसको देखते हैं कि ये मीट खा रही है, वो लोग तो ये मतलब मीट नहीं खाते हैं, मुंडन नहीं होते तो मीट नहीं खाते, ये मीट खा रही होती है, तो उन्होंने क्या रियलाइजेशन किया कि मतलब ये मुंडन लड़की है, यानी कि ये मुस्लिम लड़की है। ओके, अब इतना क्लियर हो गया कि ये मुस्लिम लड़की है। यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, अब रियल आइडेंटिटी, अब यहाँ से क्या हुआ, जब मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो ये लड़की क्या कर रही थी, ये शाहिद अफरीदी को मतलब सपोर्ट कर रही थी। तो लोगों को लगा कि हाँ ऐसे क्यों कर रही, तब इनको पाकिस्तान का मैप दिखाया गया, तब इस लड़की ने बताया कि हाँ मैं पाकिस्तानी, इसने सिग्नल दिया ऐसा कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो बजरंगी भाईजान थे उन्होंने मुन्नी की जो ट्रू आइडेंटिटी थी उसको पता किया, देन उसके बाद इनको क्या करना है, यानी ये मेन कैरेक्टर था बजरंगी भाईजान, इसको क्या करना है कि इसको पाकिस्तान जाके अब मुन्नी को वहां छोड़ना है, तो ये अब इसको अपना रियल जो इसका जो काम है वो इसको समझ में आया, ठीक है? तो इस तरीके से पिक्चर से आपको अच्छी तरीके से एनाग्नोरिसिस समझ में आ गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी इज अ कंपैरिजन मेड टू शो हाउ टू थिंग्स आर सिमिलर ईदर
फॉर एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन द एनालॉजी आइडेंटिफाइज हाउ दे आर फिगरेटिवली सिमिलर, यानी कि दो चीजों का जब आप कंपैरिजन करते हैं किसी एक ऐसी क्वालिटीज जो दोनों में सेम होती है, जैसे कि टाइम इज मनी तो स्पेंड इज वाइजली, यानी कि टाइम भी बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, मनी भी बहुत जल्दी खर्च हो जाती है, लेकिन दोनों ही कीमती हैं, तो इनको बहुत ही संभाल के और इनका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इनमें फिजिकली डिफरेंट है। ओके, अनदर चीज देखिए एनालॉजीज, जिसमें देखिए एनालॉजीज के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि जुराब यानी कि ये जो मोजे हैं, सॉक्स है, ये रिलेटेड हैं किससे, पैरों से हमारे लिए रिलेटेड है, तो ये ग्लव्स जो हैं ये किससे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे आपके हैंड्स आ जाएंगे, तो इस तरीके से एनालॉजी होता है, यानी कि कोई सिमिलर क्वालिटीज होती है जो दोनों को एक करती है। ओके, एनास्ट्रॉफी क्या होता है, एनास्ट्रॉफी इज अ लिटरेरी डिवाइस where the writer will rearrange the normal word order to create a new effect with the sentence, यानी कि इसमें सेंटेंस के साथ हेरफेर होता है। ओके, बेसिकली इसमें क्या होता है, a basic example is putting the object of the sentence before the subject or verb, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आता है, सब्जेक्ट और वर्ब के पहले आता है, जैसे कि द ग्रेटेस्ट टीचर फेलियर इज। ओके, तो इसमें किस तरीके का हुआ है देखिए, और एक और एग्जांपल, अ चांस विल आई टेक, देखिए किस तरीके से हुआ, यहाँ पे आई टेक अ चांस, आई विल टेक अ चांस ऐसे भी बन सकता था ये पूरा सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे अनास्ट्रॉफी किया गया, यानी कि सेंटेंस के साथ हेर फेर किया गया। द ग्रेटेस्ट टीचर फेलियर इज, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था फेलियर इज द ग्रेटेस्ट टीचर। ओके, तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि अनास्ट्रॉफी क्या होता है। अनेक्डोट क्या होता है, अनेक्डोट जो होता है वो एक तरीके की शॉर्ट स्टोरी होती है, शॉर्ट फिल्म या शॉर्ट मूवी होती है, जैसे कि एकांकी हिंदी में होता है, मैंने पढ़ा था, एनेक्डोट उसको बोलते हैं, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, रियल पर्सन और इवेंट पर ये बेस्ड होती है। इसका देखिए सरबजीत जो मूवी थी वो एक रियल पर्सन थे और रियल इवेंट पर उनके बेस्ड थी ये मूवी। ओके, ओके, सो यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है और इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और इसी तरीके से आपके जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं उनको मैं कंप्लीट करवा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।